अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट पीरियड में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में जो जेनेटिक कोड किसे कहते हैं और उसके बारे में जो हमने पढ़ा था, अभी आज का जो लेक्चर है इसमें जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स, उसकी खुसूसियात क्या होती है, उसके बाद में म्यूटेशन यानी जिसे हम तब्दीली, तगय्युर, बहुत सारे उर्दू वर्ड्स हैं इसके लिए, और एक टीआरएनए एज ए अडाप्टर यानी टीआरएनए अडाप्टर के तौर पर कैसे काम करता है। ये तीन टॉपिक्स इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जेनेटिक कोड जो है, जिनसी कोड, नस्लियाती कोड, ऐसे वर्ड इसके लिए उर्दू में यूज़ है। तो इसके जो कैरेक्टर्स है, जो खुसूसियात है, वो हमको पढ़ना है। उससे पहले कुछ बातें जो लास्ट टाइम की थी उसको रिवाइज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रोटीन के तालीफ़ में, लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था प्रोटीन की तालीफ़, इसमें 20 अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं और इस 20 अमीनो एसिड को जोड़ने में जो mRNA पर जो कोडॉन्स है वो 64 है, जिनमें से 61 इसको जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो जुड़ते हैं, तो हमने ये कहा था कि mRNA पर जो कोडॉन्स है इसको कोडॉन कहा था हमने। tRNA जो जोड़ रहा है इसको प्रोटीन सिंथेसिस में आपने देखे हैं, इसको एंटी कोडॉन्स कहा था। ओके। और mRNA पर जो ये कोडॉन्स डीएनए के ज़रिए आते हैं, याद रखिए कभी इसको पूछा जाता है, तो उन्हें कोडोजन, ओके, ये तीन लफ्ज़ याद रखिए, कोडोजन, कोडॉन और एंटी कोडॉन। यानी डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है कोडोजन कहलाएगी, mRNA वाली कोडॉन कहलाएगी, और ये जो टीआरएनए है इस पर जो उसके मुखालिफ कोडॉन है या उसके कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, उसको अपन एंटी कोडॉन्स कहते हैं। तो ये तीन वर्ड्स याद रखिए। ये कैसे जुड़ते हैं, ये पूरा डिटेल ट्रांसलेशन में, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा मरहला जो है ट्रांसलेशन, उसमें हमने पढ़े थे। अब ये सारी चीज़ हमको पता है। उसके अलावा एक चीज़ हमने वहाँ पढ़े थे, याद होगा आपको, कि जो डिक्शनरी है जिसको जेनेटिक कोड की डिक्शनरी कहा गया है, उसमें 64 कोडॉन्स किस तरह के हैं और ये 64 कोडॉन्स कैसे मुख्तलिफ 20 अमीनो एसिड को जोड़ते हैं, वो 20 अमीनो एसिड्स के नाम और कौन से कोडॉन्स उसको जोड़ते हैं, वो सारी डिटेल्स उस एक चार्ट के अंदर है जो आपने लास्ट लेक्चर में उसको देखा है। तो अब चलते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड की क्या स्पेशलिटी है, क्या खुसूसियात है, इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है इसके अंदर, यानी जेनेटिक कोड के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें, इसका जो सबसे पहला को जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जेनेटिक कोड जो है ये ट्रिपलेट है, मतलब 3 की तादाद में इसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अगर ये 2 होते तो क्या होता, 3 होते तो क्या होता, 4 होते तो क्या, सॉरी 1 होता तो क्या होता, 4 होते तो क्या होता। 3 ही क्यों फिक्स होते हैं, क्योंकि 3 अगर ये ट्रिपलेट है तभी जाकर इसकी जो तादाद है वो 64 होती है, और पता है कि 64 ही कोडॉन्स होते हैं। तो इसीलिए बहुत सिंपल चीज़ है कि mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 की तादाद में है। यानी इसका जो पहला कैरेक्टर है वो ये है कि जो ये जेनेटिक कोड्स है ये ट्रिपलेट है, यानी 3 की अदद में, 3 की शक्ल में। इस तरह से हमने mRNA की साख को पढ़ा, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको हम कोडॉन्स कह रहे हैं। तो ये जो जेनेटिक कोड्स है, ये जेनेटिक कोड्स 3 की शक्ल में है। ये 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, ठीक है, या 5' 3'। तो हमको इस चीज़ को याद रखना है कि ये जो है ये 3 की तादाद में है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कहा जा रहा है। बहुत सिंपल सा कि ये लिखना है यहाँ पर, आपको ये याद रखना है कि जेनेटिक कोड 3 की तादाद में होते हैं। 3 की तादाद में होते हैं मतलब क्या होते हैं, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कहा जा रहा है।
बहुत सिंपल चीज़ है, ट्रिपलेट के माने होते हैं 3 होना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसका जो कैरेक्टर है वो है पोलैरिटी। हमको एक बात पता है कि इसमें जो पोल है, पोल यानी 2 कुतबैन इसके, यहाँ आप उसके 2 आखिरी सिरे कह सकते हैं, ये वाले 2, एक को हमने 5 प्राइम कहा, दूसरे को 3 प्राइम या 5 डैश 3 डैश, ये इसके 2 पोल है। तो एक स्पेशलिटी इसमें ये होती है कि जब प्रोटीन की तालिफ का अमल होगा तो तब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम या 5 डैश से 3 डैश इस डायरेक्शन में होगा। तो इसकी स्पेशलिटी है कि ये जो पोल है ये 3 और 5, इसमें से 5 वाला जो है ये इनिशिएशन करता है, स्टार्टिंग करता है, आगे एक पॉइंट आने वाला है इसमें। तो यहाँ हमको समझना है, जैसे यहाँ AUG होता है, इससे इब्तिदा होगी, तो यहाँ से मतलब 5 से 3 के जानिब ये इसका डायरेक्शन होगा। मतलब इसके जो 2 पोल है, 2 कुतबैन है, ये फिक्स है, ये शुरू करने वाला, ये ख़ात्मा करने वाला। तो इसको पोलैरिटी कहा जाता है। मतलब इसके 2 कुतबैन होते हैं, एक को 5 प्राइम, अगर ये अपने को लिखना है तो कैसे कि mRNA के 2 कुतबैन है या 2 एंड है, 2 सिरे हैं, एक को 5 प्राइम कह रहे हैं, एक को 3 प्राइम कह रहे हैं। 5 प्राइम या 5 डैश इब्तिदा करता है, वो उसका ख़ात्मा करता है या उसका एंड करता है, इख्तिताम करता है। चलिए, उसके बाद में इसका जो तीसरा जो पॉइंट है वो है नॉन ओवरलैपिंग, यानी ये जो जेनेटिक कोड है एक सीक्वेंस में जो भी रहेंगे, जैसे पहले अपने ये AUG लिखिए, उसके बाद जो होगा उसके एतबार से वो अमीनो एसिड जुड़ते रहेंगे। तो इसका जो सीक्वेंस है, इसकी जो तरतीब है, उसमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है। यानी एक हो गया फिर दूसरा, दूसरा होगा तीसरा, कहीं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है, और इसीलिए इसको नॉन ओवरलैपिंग कहा गया है। मतलब क्या कि अगर एक सीक्वेंस में समझो 6 है तो हम ये देखेंगे 3 और 3 अलग अलग। पहले वाला जैसे AUG ख़त्म हो गया तो वो G वाला ओवरलैप नहीं है दूसरे के लिए, जैसे G दूसरा अगर है तो स्पेशल रहेगा, सेपरेट रहेगा। जैसे यहाँ AUG है और इसके बाद अगर दूसरा G से शुरू हो रहा है तो ये G वाला सेपरेट रहेगा। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ये यहाँ से शुरू होगा, ऐसा नहीं है, यानी ओवरलैपिंग नहीं है। समझो GAC इस तरह से, तो ये 3 अलग, ये 3 अलग यहाँ। वरना ये कभी ऐसा हो सकता था कि ये जो G है डबल क्यों आया है, डबल नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ ऐसा आना चाहिए था, ठीक है, यानी ये 6 के बदले 5 हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर AUG के बाद ये जैसे GAC, यानी यहाँ ये G डबल है, यानी ये एक अमीनो एसिड को जोड़ेगा, ये एक अमीनो एसिड को जोड़ेगा, यानी ओवरलैपिंग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, ये हर एक कैरेक्टर को लिखते चलिए, और जो मैं बता रहा हूँ इसके पॉइंट्स भी आप लोग बनाते चलिए। ये कॉमा लेस है, इनके दरमियान में कहीं भी कॉमा नहीं है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई चीज़ रिपीटेशन हो रही है तो हम उसके दरमियान में कॉमा देते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो मैंने लिखा हो AUG C GAC, तो दरमियान में कोई कॉमा नहीं है, यानी एक हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। ये mRNA की जितनी लंबाई होगी वो होगा प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड। प्रोटीन की हमको कितनी तादाद चाहिए, कितने मिकदार में वो चाहिए, उसके ऊपर इसकी लंबाई का वो होगा, दारोमदार होगा, उस पर मुनस्सर होगा। तो उसके एतबार से ये इसके दरमियान में, जहाँ ने पहला ट्रिपलेट कोडॉन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5 जो भी जितने हैं, इसके दरमियान में कहीं भी कॉमा नहीं होगा। मतलब ट्रिपलेट कोडॉन के दरमियान कॉमा नहीं होता, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यह है इसकी डीजेनेरेसी। ये क्या चीज़ है, इसको समझ लीजिए पहले। डीजेनेरेसी के माने ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये AUG है, तो हमको पता है कि इस को जोड़ने वाला जो एंटीकोडॉन होगा, A की कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ी होगी U की होगी A और G की होगी C। इसको लाने वाला जो tRNA है, ये tRNA एक अमीनो एसिड को यानी मिथानोइन को जोड़ेगा, ये पता है हमको, ठीक है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है, आपने अगर वो उसकी डिक्शनरी देखे होंगे तो हमको पता होगा कि बहुत सारी जगह किसी एक, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर आप वैलिन को देख लीजिए,
इस एक अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए वहाँ पर 4 इस तरह के जेनेटिक कोड है और ये 4 जेनेटिक कोड उसको जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर ये जो जेनेटिक कोड है, ये पर्टिकुलर जेनेटिक कोड ये टीआरएनए को जोड़ने का काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर कुछ लास्ट के जोड़ी में, ये आखिरी वाली जोड़ी है, इसमें अगर कोई तब्दीली है तब भी वो उस अमीनो एसिड को जोड़ेगा और इसे कहा जाता है डिजेनरेसी। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड की तादाद 20 है, मैंने यहाँ पहले आपको बताया था, और 61 कोडॉन इसको जोड़ते हैं। 64 है लेकिन 3 जोड़ते नहीं है, स्टॉप कोडॉन्स है, तो ये 61 जोड़ते। इसका मतलब क्या हुआ? एक अमीनो एसिड को जोड़ने वाले कोडॉन्स की तादाद 1 से ज़्यादा है, यानी एक अमीनो एसिड को जोड़ने वाले कोडॉन्स की तादाद 1 से ज़्यादा होना, उसी को डिजेनरेसी कहा गया है। क्या कहा गया उसको? डिजेनरेसी। इसका जो है डिटेल में क्रिक, जो इस क्रिक का इस पर बहुत सारा वर्क है, बहुत सारी जगह ये नाम आ रहा है, याद रखिए इसको। इस क्रिक ने एक हाइपोथेसिस, नज़रिया पेश किया, उसको ओबल हाइपोथेसिस, या आप अलग से लिख लेना इसको, ओबल हाइपोथेसिस के नाम से पहचाना जाता है। यानी क्रिक का नज़रिया है, क्या कहते हैं उसको? ओबल हाइपोथेसिस, ओबल नज़रिया कहते हैं इसको। अब ये ओबल नज़रिया क्या चीज़ होती है? एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उससे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। क्रिक का है नज़रिया और क्या कह रहे हैं उसको? ओबल है। एक साइड अलग से साइड रीडिंग दे देना आप लोगों ने और इसको लिख लेना, ताकि कभी कभी इसको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या कभी कभी इस पर शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है, तो आप ये लिख पाएंगे। डिजेनरेसी का ही पॉइंट है, लेकिन ये ओबल हाइपोथेसिस पे कभी कभी एक ही स्पेशल यानी क्वेश्चन इस पर आ सकता है अकेले उस पर। चलिए तो पहले समझ लीजिए इसको, ये ओबल हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है। यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखते हैं तो बहुत आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। एक आपने देखे होंगे डिक्शनरी के अंदर कि उसमें वैलिन को जोड़ने वाले जो जेनेटिक कोड है बहुत सिंपल चीज़ है, वो जेनेटिक कोड हो गया mRNA पर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये mRNA है, ठीक है। इस पर जो जेनेटिक कोड है, यानी वहाँ आप उस डिक्शनरी में देखोगे तो आपको पता होगा कि वहाँ है GUU, ओके। अब हमारे रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इसको जोड़ने वाला जो एंटीकोडॉन होगा, वो एंटीकोडॉन क्या होगा? कौन सा टीआरएनए है जो इसको वैलिन को लेकर आएगा? ये टीआरएनए वो एंटीकोडॉन वाला होगा। ये कोडॉन है, इसके एंटीकोडॉन एक मुखालिफ, यानी वो सिंपल चीज़ है। ये जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, यू का ए होगा और ये यू का ए होगा, यानी CAA। ये एंटीकोडॉन जहाँ होंगे वो इसको जोड़ेंगे और यहाँ वैलिन, ये जो है ये वैलिन इसको जुड़ेगा, मतलब वैलिन ये अमीनो एसिड जुड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? यानी ये mRNA हो गया, ये tRNA हो गया, ये tRNA जिस पर कौन से एंटीकोडॉन से? CAA। अब यहाँ पर हम देखिए कि ये GUU, इसकी ये परफेक्ट जोड़ी है। G का C के साथ है, U का A के साथ है, U का A के साथ है, करेक्ट, परफेक्ट पेयरिंग है जो बाय रूल होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे उस डिक्शनरी के अंदर आपने देखें कि वो 4 कोडॉन जो है ये वैलिन को जोड़ रहे हैं। उसके बाद के जो 3 हैं, यहाँ पे उसको बना रहा हूँ, देखिए ठीक है। ये पहले वाला GU, इसमें भी पहले वाला G, दूसरे वाला U, इसमें भी पहले वाला G, दूसरे वाला U, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो तीसरा कोडॉन का, ये जो तीसरा इसका पार्टनर है, यहाँ पर यह है C, यहाँ पर यह है A, यहाँ पर यह है G। चलिए देखिए, देखो होना चाहिए था क्या कि CGUU, ये होना चाहिए था कोडॉन, करेक्ट। उसके मुताबिक ये CAA जुड़ता, लेकिन अपने पास क्या है? GUC है, अपने पास क्या है? GUA है, अपने पास क्या है? GUG है, ठीक। अभी मैंने कहा कि 1 से ज़्यादा, क्योंकि अमीनो एसिड 20
और कोडॉन 61, तो बहुत सिंपल चीज़ है, कोडॉन की तादाद ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये अमीनो एसिड के एतबार से वो कोडॉन्स थोड़े से चेंज होकर इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब जुड़ेंगे, और इसी को होबल हाइपोथेसिस के नाम से क्रिक ने पेश किया। तो चलिए ये 3 एग्जाम्पल से बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ यही होगा जो ये tRNA है, क्योंकि ये जो tRNA इसके पास एंटीकोडॉन यही है, कौन से, CAA, ये CAA, ठीक है। अब ये CAA जुड़ेगा इससे, देखिए यहाँ पर ये वैलिन को ही लाएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से जुड़ेगा, ये वैलिन है, ये एंटीकोडॉन यही होगा CAA, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, क्योंकि इसको लाने वाला जो tRNA वो यही है जो इस एंटीकोडॉन के साथ है, CAA, ठीक है। अब इसमें देखिए, गौर कीजिए, इसमें क्या हुआ, ये जो पहले वाला है ये पहले वाले में परफेक्ट पेयरिंग है, यानी G का C के साथ होना चाहिए, G का C बाय रूल है, U का A के साथ, U का A के साथ, लेकिन ये 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 3 में हुआ यूँ है कि ये 3 में जो लास्ट पेयर है, ये वाला पेयर देखिए, ठीक है, यहाँ C के साथ होना चाहिए था G, करेक्ट, या यहाँ अगर ये A है तो यहाँ U होना चाहिए था, लेकिन अपने पास जेनेटिक कोड में C है। अब C है फिर भी ये A यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ देखिए ये दोनों A जुड़े हैं, यहाँ पर देखिए ये G जो है ये A के साथ जुड़ा है, यानी इसका मतलब ये है कि लास्ट की जो तीसरी जो पेयर है ये परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। तो ये तीनों mRNA ये जो है, यहाँ एक साथ लिख रहा हूँ, इसकी जो ये जो पेयरिंग है ये जो है ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है, और ये जो है ये इम्परफेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इस जेनेटिक कोड की जो तादाद है ये ज़्यादा है, और इसको जुड़ने वाले जो अमीनो एसिड इसकी तादाद कम है। अमीनो एसिड की तादाद कम होने से जेनेटिक कोड की तादाद ज़्यादा है, और ये जो है ये इस तरह से ये तीसरी जो पेयर है, ये तीसरी पेयर अपने आप को एडजस्ट करती है, और इसको हमने इम्परफेक्ट पेयरिंग कहा। और ये पूरा जो नज़रिया है इसको होबल हाइपोथेसिस कहा गया। क्या कहा गया इसको? होबल हाइपोथेसिस। देखिए अगर ये पूछा जाता है होबल हाइपोथेसिस तो आपको कौन सी चीज़ें याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि होबल हाइपोथेसिस मतलब क्या, सबसे पहले इसको याद रखना है। ठीक है, पहले याद रखना है कि इसको क्रिक ने पेश किया 1958। ठीक है, फिर याद रखना है कि ये है क्या। इसमें आपको ये बात बताना है कि जेनेटिक कोड्स के जो आखिरी जो पेयर होती है ये आखिरी पेयर इम्परफेक्ट होती है इसमें, और ये आखिरी पेयर इम्परफेक्ट होना इसी को हम होबल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्यों होती है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए। वो इसलिए होती है कि अमीनो एसिड की तादाद 20 है और उसको जोड़ने वाले जेनेटिक कोड की तादाद 61 है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड जोड़ते हैं। यहाँ बहुत सिंपल, 4 जोड़ रहे हैं इसको। वैलिन को कितने जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं। अब जब 4 आपने देखेंगे वो डिक्शनरी के अंदर देखिए, कुछ को 3 है, कुछ को 2 है। ठीक है, मतलब 2 भी अगर है, 4 है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लास्ट का जो पेयर है, ये लास्ट का पेयर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है, इम्परफेक्ट है। और ये जो इम्परफेक्ट पेयरिंग होता है, ये इम्परफेक्ट पेयरिंग, ये आप फिर एक एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल आप लिखिए वैलिन। इस वैलिन को 4 जेनेटिक कोड जोड़ते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए 4 जेनेटिक कोड, GUU, GUC, GUA और GUG। ठीक है, और ये एक डायग्राम आप बना सकते हैं, कभी कभी इसकी डायग्राम भी पूछी जाती है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि यहाँ जेनेटिक कोड्स की तादाद यहाँ 4 है जो इस वैलिन को जोड़ रहे हैं, और ये 4 में 3 ऐसे हैं कि जिनकी आखिरी पेयर, आखिरी जोड़ी जो है वो परफेक्ट नहीं है, बाय रूल नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो रूल है वो कैसे है? हमको ये बात पता है कि डीएनए में एडेनाइन के साथ थायमिन होता है और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है, ये हमको पता है। लेकिन क्योंकि आरएनए है ये, तो आरएनए में ये थायमिन होता ही नहीं है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है। तो
एडेनाइन के साथ कौन जुड़ा होगा, यूरासिल जुड़ा होगा। ग्वानिन के साथ कौन जुड़ा होगा, साइटोसिन जुड़ा होगा। तो यकीनन ये सही है कि यूरासिल के साथ कौन है, एडेनाइन, यानी ये परफेक्ट जोड़ी होगी। लेकिन इधर देखिए, सी के साथ ए है, होना चाहिए था जी, यहाँ ए के साथ ए है, होना चाहिए था यू, जी के साथ ए है, होना चाहिए था सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जोड़ियाँ इम्परफेक्ट है और इसी को कहा जाता है डीजेनरेसी। क्या कहते हैं इसको, डीजेनरेसी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप डायग्राम बना लीजिए। ये होबल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, इसको एक अलग से लिख लीजिए, या ये जेनेटिक कोड की जो डेफिनेशंस होती है, सॉरी इसके कैरेक्टर्स है, ये पॉइंट्स में सिर्फ डीजेनरेसी में ये लिख दीजिए आप कि 20 अमीनो एसिड की तादाद है, 61 कोडॉन्स उसको जोड़ते हैं और 20 अमीनो एसिड होने से एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन्स जोड़ते हैं, इसी को डीजेनरेसी कहा जाता है। इतना भी लिख लिया चलेगा। बाद में फिर होबल हाइपोथेसिस अलग साइड हेडिंग देकर इसको अलग से 2 मार्क्स के एतबार से क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो इसका कैरेक्टर्स है, इसको आप लोग डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल। हमको पता है यूनिवर्सल के माने होते हैं कायनात। अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया था वैलिन का, उसके पहले मैंने AUG को जोड़ने वाला मिथेनोइन का एग्जांपल दिया था। जैसे अगर ये mRNA पर यहाँ पर इसका AUG ये इब्तदाई कोडॉन है, तो इसको जो जोड़ेगा ये tRNA, ये A की जोड़ी U होगी, U की होगी A और ये G की होगी C, ओके। और ये रहेगा मिथेनोइन, ठीक है। अब ये मिथेनोइन को जो जोड़ेगा ये tRNA यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा, इसके एंटीकोडॉन्स। चलिए अब बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पर ये AUG ये जो कोडॉन है वो जिस अमीनो एसिड को जोड़ रहा है मिथेनोइन को, तो ये तमाम जानदार कायनात में कहीं पर भी हो, किसी भी तरह के हो, नबातात हो, हैवानात हो, खुर्दबिन जानदार जैसे बैक्टीरिया हो, जहाँ भी प्रोटीन की तालीफ होगी, प्रोटीन की तैयारी होगी, वो सब जगह ये जेनेटिक कोड इसी अमीनो एसिड को जोड़ेगा, इसी अमीनो एसिड को तैयार करेगा। मतलब क्या हो रहा कि ये जो है ये सबके लिए एक जैसा है, पूरे कायनात में ये रूल एक जैसा है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया। मतलब समझ में आया कि हर जानदारों में जहाँ पर भी प्रोटीन की तालीफ होगी, जहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वहाँ पर जो जेनेटिक कोड जिस अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है उसी अमीनो एसिड को वो जोड़ेगा, यहाँ दूसरा नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, इसकी वजह यह है कि ये जो कोड है और ये एंटी कोड, इसका इतना परफेक्शन है कि ये सभी जगह सबके लिए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल DNA सब में मैक्सिमम जगह 99% एक होगा, और वो 99% एक होगा तो उस पर न्यूक्लियोटाइड एक हो गए, फिर वो mRNA को एक जैसा बनाएगा, और उसी की दारोमदार है कि ये इस तरह के अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन की तालीफ होगी, प्रोटीन बनेगा। तो याद रखिए कि ये जो जेनेटिक कोड से ये यूनिवर्सल होते हैं, कायनाती होते हैं। कायनाती हम इसे कह सकते हैं पूरे कायनात में एक जैसे अमीनो एसिड को जोड़ने का ये काम करता है। तो याद रखना है इसको, आपको इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है। नेक्स्ट इसके बाद ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि AUG है, ये मिथेनाइन को जोड़ने का काम करता है। तो ये सभी में, सब जानदारों में, नबातात, हैवानात, खुर्दबिनी जानदार, किसी भी तरह का कोई भी जानदार है जहाँ पे प्रोटीन की तालीफ होगी वो सब जगह ये इसी को जोड़ेगा, दूसरा किसी को जोड़ेगा नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है वो है नॉन एम्बिजियस। ये जो नॉन एम्बिजियस जो है, इसके माने क्या होते हैं समझ लीजिए कि हमको पता है कि पर्टिकुलर ये जेनेटिक कोड पर्टिकुलर मिथेनोइन को जोड़ता है, यानी यहाँ हमको ये बात याद रखना है कि जो जेनेटिक कोड जिस अमीनो एसिड को जोड़ता है वो उसी को जोड़ता है, किसी दूसरे को जोड़ने का काम नहीं करता है। चाहे वो अभी अपने डीजेनरेसी में देखिए कि उसकी तादाद ज़्यादा क्यों ना हो जेनेटिक कोड की, लेकिन जैसे वो 4 है तो 4 उसको छोड़कर, जैसे मैंने वहाँ वैलिन की एग्जांपल दिया, तो वैलिन को छोड़कर किसी दूसरे अमीनो एसिड को जोड़ेगी नहीं। AUG सिर्फ मिथेनोइन को ही जोड़ेगा, दूसरे किसी को नहीं जोड़ेगा। मतलब ये है कि पर्टिकुलर मखसूस जेनेटिक कोड मखसूस अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। एक लाइन में याद रखिए इसको कि मखसूस किस्म का जेनेटिक कोड, जिनसी कोड
जुनैनियती कोड ये मखसूस किस्म के अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। इसी को नॉन एम्बिगियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नॉन एम्बिगियस कहते हैं। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो है वो है इसका जो दो एंड है उसको इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन या टर्मिनल, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन, टर्मिनल लिख सकते हैं इसको, टर्मिनल एंड। अभी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा कि इसमें ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम ये mRNA के दो सिरे हैं। यहाँ इसके बिल्कुल फिक्स है कि ये दो सिरे 5 प्राइम इसका इब्तिदाई सिरा होगा, इसको इनिशिएशन एंड कहेंगे, और 3 प्राइम इसका टर्मिनल एंड होगा, ये बिल्कुल फिक्स होगा। यहाँ ये भी चीज़ फिक्स होगी कि यहाँ AUG से ही इब्तिदा होगी, यहाँ ये भी चीज़ फिक्स होगी कि यहाँ UAA, UAG या UGA 3 में से कोई एक होगा जिसको हम स्टॉप कोडॉन कहेंगे। इख्तिताम हो रहा है वहाँ पर, प्रोटीन सिंथेसिस के या प्रोटीन की तालीफ का खात्मा हो रहा है। तो ये जो है ये दोनों भी चीज़ें ये फिक्स है, उसका इनिशिएशन पॉइंट फिक्स है, यानी इब्तिदाई नुक्ता उसका फिक्स है, इब्तिदाई सिरा फिक्स है, और उसका आखिरी वाला जिसको स्टॉप कह रहे हैं, जिसको टर्मिनल कह रहे हैं, वो उसका फिक्स है। तो ये चीज़ याद रखना है कि इसके इनिशिएशन एंड टर्मिनल एंड बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद में जो है एक लास्ट इसमें का जो पॉइंट है ये एंटीकोडॉन्स। अभी मैंने इसको बताया, समझाया आपको। जो कोडॉन्स है उसके मुताबिक ये टीआरएनए पर एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं, और ये टीआरएनए पर मौजूद एंटीकोडॉन्स इसको जोड़ने का काम करते हैं, और ये जो है इन्हें हम एंटीकोडॉन्स कहते हैं। तो तीनों भी लफ्ज़ याद रखिए, कोडॉन्स mRNA पर मौजूद 3 की तादाद में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको कोडॉन्स कहेंगे। एंटीकोडॉन्स टीआरएनए पर मौजूद जो mRNA की मुखालिफ कोडॉन्स है, मुखालिफ बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सबसे अच्छा, उसको कहा जाता है एंटीकोडॉन्स। और mRNA को बनाने वाले जो DNA के न्यूक्लियोटाइड है उनको कोडोजन, कोडॉन, एंटीकोडॉन, याद रखिए। कोडोजन DNA पर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड है जो mRNA को बनाते हैं, कोडोजन कहलाएंगे। mRNA पर जो 3 की तादाद में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम कोडॉन्स कहेंगे, और टीआरएनए पर मौजूद जो है 3 की तादाद में उसको एंटीकोडॉन्स कहेंगे। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिए। तो ये एंटीकोडॉन्स मतलब ये कि जो टीआरएनए पर मौजूद जो 3 की शक्ल में जो न्यूक्लियोटाइड है, जो एक मखसूस किसी भी या हर किसी को लाने वाला डिफरेंट होता है, ये मखसूस अमीनो एसिड को लेकर आते हैं, क्योंकि टीआरएनए का काम ही है, ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं उसको, वो उसको क्या करता है, मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर इसको अमीनो एसिड को लेकर आएगा। तो इसीलिए ये जो है तो ये इस तरह से ये इसको एंटीकोडॉन कहा जाएगा। तो कोडॉन के मुखालिफ होते हैं, जैसे ए की जोड़ी यू के साथ है, यू की ए के साथ, ठीक है, इसकी मुखालिफ जोड़ी है, इसलिए इसको एंटीकोडॉन कहा गया है। तो इस तरह से और कुछ है कैरेक्टर्स, तो लेकिन ये भी काफ़ी हो गए। तो इतने सारे कैरेक्टर्स इसके याद रखिए जो जेनेटिक कोड के हैं। ट्रिपलेट है, पोलैरिटी है, नॉन ओवरलैपिंग है, कॉमा लिस्ट बहुत सिंपल, डीजेनरेसी थोड़ा सा डिटेल हमने पढ़े उसको, यूनिवर्सल है, नॉन एम्बिजियस है, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन एंड है, और एंटीकोडॉन्स है। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद जो है अब ये एक पॉइंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिसको म्यूटेशन हम कह रहे हैं। ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन जो है ये वैसे इसके लफ्ज़ी माने तब्दीली है। देखिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जेनेटिक्स के अंदर, इल्म नस्लियात के अंदर, जिसमें उसकी जो उर्दू माने हैं वो तब्दीली के होते। जैसे इससे पहले एक वर्ड, एक पहला वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें वेरिएशन आया है, तगय्युर जिसे हम कहते हैं, इसको भी तगय्युर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये म्यूटेशन है, इसको भी तब्दीली कहते हैं। तगय्युर को मतलब माने तब्दीली है, तब्दीली के है। उसके बाद में इवोल्यूशन, इर्तिका जिसे हम कहते हैं उर्दू में, उसके भी माने वैसे तब्दीली के होते हैं, लेकिन सब में थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे अगर हम वेरिएशन को देखते हैं तो वेरिएशन मतलब बहुत छोटी सी तब्दीली, जैसे एक वालिदैन के 2 जो बच्चे हैं या उनकी जो औलाद है उनमें पाई जाने वाली तब्दीली, या एक जिसे कहेंगे स्पेसीज़ नूह के जानदारों के दरमियान पाई जाने वाली तब्दीली। जैसे इंसान एक नूह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें जो छोटी जो तब्दीली होती है, सब एक जैसे कैरेक्टर से, लेकिन सब कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो डिफरेंट है, जो फ़र्क है, वो तब्दीली, उससे हम तगय्युर कहते हैं। इवोल्यूशन यानी बहुत लंबे अरसे के बाद आने वाली तब्दीली परमानेंट होगी, और उसमें
सादा किस्म के जानदारों से पेचीदा जानदार तैयार हो गए। तो खैर वो कहीं अपन और उसको पढ़ेंगे। यह हमको याद रखना है म्यूटेशन किसे कहते हैं। म्यूटेशन ये भी तब्दीली है, लेकिन ये अचानक आने वाली तब्दीली, यानी ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन का सबसे पहले चीज़ हमको याद रखना है कि ऐसी तब्दीली जो एकदम सडन हो, अचानक आने वाली तब्दीली। अभी अचानक आने वाली तब्दीली जो है तो उसे हम म्यूटेशन कह रहे हैं। तब्दीली तो है लेकिन अचानक अगर आती है तो उसको हम म्यूटेशन कह रहे हैं। तो याद रखिए पहली बात, जानदारों की खुसूसियात कोई भी है उसमें आने वाली अचानक तब्दीली, उससे हम म्यूटेशन कहते हैं। उससे हम ये तब्दीली कहते हैं जो म्यूटेशन से वाज़े हो रही है। अब अचानक आने वाली तब्दीली मतलब क्या? जैसे किसी एक नस्ल में कोई कैरेक्टर्स, कोई खुसूसियात है ही नहीं और वो दूसरी नस्ल में पाई गई हो, या इसमें है इसमें नहीं पाई गई, जो भी हो, तो इसे अचानक तब्दीली कहेंगे। अब ये अचानक तब्दीली होती कैसे है, क्यों होती है, ये चीज़ हमको समझना है। सबसे पहली चीज़ म्यूटेशन किसे कहते हैं आपके समझ में आ गया कि अचानक आने वाली तब्दीली कैसे आएगी, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ रीज़न जो है वो हम यहाँ देखते हैं। हमको ये बात पता है कि जब गैमेट्स बनते हैं, जवाज़े तैयार होते हैं, नर और मादा जवाज़े, ये नर और मादा जवाज़े जो तैयार होते हैं वो मियोसिस कलवी तकसीम के ज़रिए होते हैं। तकलीली कलवी तकसीम हम इसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें अब याद रखिए, बहुत बार ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब मियोसिस कलवी तकसीम के ज़रिए होगा, तो जब मियोसिस कलवी तकसीम का अमल होगा तो उससे पहले, यानी मियोसिस कलवी तकसीम का जो पहला मरहला है, इसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं हम। इस मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये प्रोफेज फर्स्ट में 5-6 उसकी स्टेप्स है। उसमें क्या होता है, शॉर्ट में मैं उसको समझा रहा हूँ आपको, याद रखिए। उसमें क्या होता है, उसमें जो करीबी क्रोमोसोम्स है जिस पर एक जैसे जीन मौजूद है उसको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये करीब वाले क्रोमोसोम जो है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बहुत सारी जगह आपस में ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कई नुक्तों पर, ठीक है। ये जुड़ने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये वाला क्रोमोसोम समझ लो फॉर नंबर 1 है या नंबर 2 है, तो ये इसका कुछ पार्ट इसको देता है, ये अपना कुछ पार्ट इसको देता है, यानी आपस में ये जीन का तबादला करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ये क्रोमोसोम की छोटे छोटे हिस्से जिसको हम जीन कह रहे हैं, ये किसी मखसूस खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं। खुसूसियात को मुंतकिल करने वाली इकाई है। तो ये जीन को आपस में क्या करते हैं, तबादला करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और इस अमल को क्रॉसिंग ओवर क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जैसे इसमें चेंजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल बहुत आसानी से एग्जाम्पल जो समझ में आता है हमारे। देखिए समझ लीजिए, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, दोनों पर एक जैसे जीन होते, सिर्फ ये दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये जिस भी जानदार में होगा, ये वालिदैन के दोनों से, जैसे ये अगर पैटर्नल में फादर की तरफ से आया है तो ये मदर से होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें जो जीन की तरतीब है, इसमें जीन की तरतीब, जीन वही हो गए, उसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाले हो गए, लेकिन वो दोनों जानिब से आने से थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। अब क्या हो रहा, अब ये इसको दे रहा, ये इसको दे रहा, होता क्या है, इस देने से पहले जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दोनों के पास जो है तो सेम अमाउंट है, 10 रुपीज़ है दोनों के पास, लेकिन इसके पास 10 कॉइन्स है। यानी 1 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है इसके पास। ये दूसरा है, इसके पास है लेकिन इसके पास नोट्स की शक्ल में है। मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिट है वो एक ही है, यानी 1 रुपया हो या 1 रुपये का कॉइन हो, उसकी कीमत उतनी है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्या होगा, ये वाले समझ लो ये 2 इधर देंगे, इधर देंगे, रुपीज़ तो ही नहीं हो रहे, लेकिन इसके पास 2 नोट्स आ गए, इसके पास 2 कॉइन्स चले गए, ऐसा बीच बीच में, समझ में आ गया। तो सिर्फ ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ हमको ये याद रखना है कि ये जब जीन एक दूसरे को दिए जाएंगे, फिर जब ये अलग हो जाएंगे, और जब हमको पता है जब मियोसिस में गैमेट्स बनेंगे तो क्रोमोसोम की तादाद 50 हो जाएगी। जैसे इंसानों में अगर देखिए तो ये 23 क्रोमोसोम्स, ये 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और फिर ये अगर ये मेल में होगा वैसे फीमेल में होगा, 46 डिस्ट्रीब्यूट हो गए 23 और 23। लेकिन ये जो 23 डिस्ट्रीब्यूट है, यानी ये 2 क्रोमोसोम जब अब अलग हो जाएंगे तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, ये क्रॉसिंग ओवर का अमल किए।
तो आपस में जीन का तबादला किए, तो इसकी जो तरतीब थी ये तरतीब में बदल आ गया, चेंज आ गया। और फिर जब इसमें का जैसे मेल गैमेट ये स्पर्म है यानी नर जवाजा है, ये बैजा है, ये दोनों का आपस में जब मिलाप होगा और यहाँ पर जायगोट तैयार होगा और इसका नशोनुमा होकर जब कोई नई औलाद पैदा होगी, नया बच्चा पैदा होगा, तब इसमें जो खुसूसियात होगी ये दोनों वालिदैन की तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ये जीन की तरतीब चेंज हो गई, बदल गई, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो इसीलिए इसमें जो खुसूसियात पाई जाएगी वो एग्जैक्ट वालिदैन की तरह नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी, और उसी को हमने वेरिएशन कहा था, उसी को हमने वेरिएशन, उसी को तगय्युर कहा था। ये नेचुरल है, ये होगा। लेकिन म्यूटेशन किसे कह रहे हैं? अचानक आने वाली तब्दीली। अब इसके क्या रीज़न होते हैं, क्या वजह होती है? चलिए देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें के कुछ रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए साइड में, रफ में, ताकि आपको ये याद रहे कि ये कैसे होता है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, ये इसको ऐसे रहने देंगे। अब क्या होता, कभी ये जो फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम यहाँ बना रहा हूँ, अब ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा, ठीक है, उस दौरान ये क्रोमोसोम समझ लो इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरह से ये 10 जीन है इसके ऊपर। अब कभी कभी ये होता है कि जब ये क्रॉसिंग ओवर का अमल हो रहा है, ये दो हिस्सों में जब तकसीम हो रहे, तो एक आध बार कभी कभी इस क्रोमोसोम का ये पार्ट डिलीट हो जाता है, यानी टूट जाता है, इसको डिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिलेशन, ठीक है। अब ये 23 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऐसा है कि जिसमें कुछ जीन है ही नहीं, अब इसके पास पूरे हैं, यानी यहाँ इसके पास पूरे, इसके पास, जब यहाँ ये दोनों मुंतकिल हो गए और जब ये दोनों की जोड़ी बनेगी, समझो यहाँ पर ये जोड़ी बन रही है 7 तक, ये लास्ट वाले है नहीं। अब क्या हुआ? अब इस जो नई जनरेशन, नई नस्ल का जो भी जानदार होगा यहाँ, इसमें ये आखिर के जो जीन है इसकी ये जोड़ियाँ नहीं होगी, और हमको पता है कि जो खुसूसियात है ये जोड़ियों में जीन मुंतकिल करते हैं, तो फिर ये खुसूसियात उस बंदे के अंदर पाई ही नहीं जाएगी। लेकिन देखिए, इसके वालिदैन में दोनों में खुसूसियात थी, अब इसमें है नहीं, तो ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली क्या होगी? अचानक होगी। उसका रीज़न क्या हुआ? ये डिलेशन हुआ, यानी क्रोमोसोम से कुछ जीन का क्या हो जाना, निकल जाना, उनको डिलीट हो जाना, इसको हम डिलेशन कह रहे हैं। उसके बाद में क्या होता? कभी कभी इन्वर्स हो जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये 10 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, कभी समझो ये 3 क्रोमोसोम्स मैं बता रहा हूँ, अब क्या हुआ, ये जब क्रॉसिंग ओवर का अमल होगा, मैंने अभी यहाँ बताया आपको कैसे होता है, ये क्रॉसिंग ओवर के अमल के दौरान जब इसकी तरतीब में जब ये दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ेंगे, तो ये जुड़ते वक्त उल्टे तरतीब में जुड़ गए, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब जब इसकी जोड़ी इसके साथ बनेगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी कोई ना कोई तब्दीली हमको दिखाई देगी, तो ये जब तब्दीली होगी तो यकीनन ये जो है इसको इन्वर्स कहा जाता है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि लूप फॉर्मेशन हो जाता है, ओवरलैपिंग कहते हैं उसको। जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर के पहले किसी एक आध जगह ऐसा लूप फॉर्म हो गया, अब ये लूप फॉर्म होने से क्या हुआ, यहाँ तक देखो 1 2 3 4 यहाँ तक करेक्ट है, बीच में क्रोमोसोम्स कहीं गायब हो गए क्योंकि ये लूप फॉर्म हो गया, इसके साथ जोड़ी नहीं बनाए गए, और यहाँ पर हो गया, अब यहाँ से समझो 6 7 8 5 6 7 8 तक चला गया, अब 9 और 10 ये 2 क्रोमोसोम, अब बीच के जो क्रोमोसोम, अब ये जोड़ियाँ कैसे जमेंगी, 1 से 1 आएगा, 2 से 2 आएगा, 3 से 3 आएगा, 4, अब 5 से लेकर यहाँ तक के 6 7 8 9 10 ये कोई भी जोड़ी नहीं बन रही है। मतलब जो खुसूसियात मुंतकिल होगी वो खुसूसियात कहीं ना कहीं बिगाड़ वाली होगी, और वो जो बिगाड़ वाली है उसी को हम म्यूटेशन कर रहे हैं, उसी को अचानक तब्दीली कर रहे हैं। तो ये 3 उसके अहम रीज़न्स होते हैं, या तो डिलेशन होगा, इन्वर्शन होगा, या लूप फॉर्मेशन होगा, या इस तरह से ये जो है ये क्रोमोसोम्स में एक लूप हल्का तैयार होगा, जिसकी वजह से जो है तो ये आने वाले नस्ल में जो तब्दीली पाई जाएगी उसको हम म्यूटेशन कह रहे हैं। तो याद रखिए, म्यूटेशन किसे कहते हैं? म्यूटेशन यानी अचानक आने वाली तब्दीली, वालिदैन में जो खुसूसियात नहीं है वो बच्चों में पाए जाना, या जो है उसका नहीं पाया जाना, दोनों चीज़ें एकदम अचानक पाए जाने वाली तब्दीली। अब ये क्यों होता है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान इस क्रोमोसोम में कुछ तब्दीलियाँ होती है, शॉर्ट में लिखिए उसको, इसमें से ये 3 लिखिए, डिलेशन होगा, इन्वर्स हो जाएगा वो, या यहाँ लूप फॉर्मेशन हो जाएगा। तीनों भी शक्ल में
दूसरे क्रोमोसोम के साथ इसकी जीन की जोड़ियाँ जुड़ेंगी नहीं और वो खसूसियात या तो पाई नहीं जाएगी या उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज़, गैर मामूली खसूसियात, एबनॉर्मल के माने गैर मामूली कहते हैं, तो हाँ गैर मामूली खसूसियात पाई जाएगी और ये है, इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप याद रखिए। अगर पूछता है 2 मार्क्स के लिए इस पर क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन लिखना, इसकी वजूहात लिखना, ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाए तो चलेगा आपके नोटबुक में, लेकिन इसको बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि डिलीशन किसे कहते हैं, इन्वर्स किसे कहते हैं और लूप फॉर्मेशन या हल्का बनने का अमल किसे कहते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको। इसमें का लास्ट ये पॉइंट है tRNA एज ए एडाप्टर। चलिए tRNA का इससे पहले 3-4 बार जिक्र आ गया। हमको बात पता है कि RNA 3 है, एक mRNA, rRNA और tRNA। ठीक, mRNA जो DNA से प्रोटीन की तालीफ का पैगाम लेकर आएगा, इसलिए उसको मैसेंजर RNA mRNA कह रहे हैं। tRNA अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा, आमदरफ्त करवाएगा, उसको ले जाएगा, इसलिए उसको ट्रांसफ़र RNA कर रहे हैं। rRNA राइबोसोम में होगा, ये दोनों को जोड़ने का काम करेंगे, इसलिए उसको राइबोसोम में पाया जाता है, इसको राइबोसोमल RNA rRNA कह रहे हैं। तो ये tRNA एज ए एडाप्टर का मतलब अभी हमने उसको पढ़े हैं, याद होगा, सिर्फ उसको मुझे रिवाइज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने mRNA बनाया था और ये लिखा था कि इसकी इब्तदाई जोड़ी जो है ये AUG है। ठीक, अब ये AUG है, इसका एंटी कोडॉन किसके पास होगा, ये tRNA पर होगा। ठीक है, और ये tRNA इस मेथियोनाइन अमीनो एसिड को लेकर आएगा और यहाँ जो है, यहाँ इसकी जोड़ी U, A और C इसके साथ ये बनाएगा। ठीक है, और ये मेथियोनाइन को जोड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये जो tRNA इसका रोल क्या रहा, tRNA का ये रोल रहा कि ये mRNA पर, यहाँ तो ये इब्तिदाई, इसके बाद भी जो आते रहेंगे उसके मुताबिक फिर ये tRNA यहाँ पर हमने देखे थे प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान, आपको याद होगा। तो ये यहाँ पर ये mRNA जुड़ता है इसके छोटे यूनिट से और बड़े यूनिट की ये 2 साइड होती है। इसको मैंने A साइड कहा था, इसको P साइड कहा था, याद होगा। तो ये A साइड में ये tRNA इंतज़ार में रहते हैं कि अब ये कोडॉन्स जो आएगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा और ये एक प्रोटीन की चेन, प्रोटीन की जो तालीफ की जो तैयारी हो, अमीनो एसिड की चेन तैयार होगी और उस किस्म का प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ ये जो है एज ए एडाप्टर, आपको बताऊँगा, एडाप्टर जो है जोड़ने वाला कहते हैं हम उसको ट्रांसलेट करने वाला कहते हैं, अच्छा वर्ड उसको लोग ट्रांसलेट करने वाला कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ये जो कोडॉन की शक्ल में जो मैसेज था, इसको ये प्रोटीन के तालीफ में या ये अमीनो एसिड को जोड़कर इसको ट्रांसलेट करवा रहा है, यानी उसमें उसको तब्दील कर रहा है। तो इसीलिए इस tRNA को एडाप्टर कहा जाता है। तो यहाँ याद रखिए कि tRNA पर एंटीकोडॉन्स मौजूद होते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, tRNA पर एंटीकोडॉन्स मौजूद होते हैं और ये एंटीकोडॉन जो है तो mRNA पर मौजूद कोडॉन के मुताबिक जुड़ते हैं। mRNA एक प्रोटीन की तालीफ का पैगाम लाता है और उस पैगाम के मुताबिक ये tRNA उससे जुड़ते हैं और एक अमीनो एसिड की जंजीर को तैयार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि mRNA पर मौजूद जो कोडॉन्स है उसके मुताबिक एंटीकोडॉन्स जो tRNA पर है वो इस पर्टिकुलर एक मखसूस अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एडाप्टर कहा गया है, क्योंकि इसका जो रोल है ये है कि इस पर मौजूद कोडॉन के मुताबिक ये अमीनो एसिड को जोड़ना। तो इसीलिए जो है तो ये tRNA को एडाप्टर कहा गया है। तो याद रखिए, यानी mRNA पर मौजूद कोडॉन के मुताबिक इस tRNA के ज़रिए, एंटीकोडॉन के ज़रिए किसी न किसी अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है और इसलिए इसको एडाप्टर कहते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स, कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड, उसके बाद में दूसरा म्यूटेशन और tRNA एज ए एडाप्टर, इसको आप आपके नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए और इंशाल्लाह इसके बाद का जो इसमें जो बचा हुआ टॉपिक है वो अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।